हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ एनआईएस के जो पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर्स। इससे पिछली वीडियोस में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर रखी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तभी से आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने बता दिए, अब जो है हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दीजिए विद आंसर्स, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। एनआईएस का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड आप देख सकते हैं 317 है। तो लेट्स स्टार्ट। टोटल में हम जो है इस वीडियो के अंदर टोटल जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि संसद सत्र न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। वर्ष 1993 में राष्ट्रपति ने इसी अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया। 28 नवंबर 1993 को इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करना है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, थोड़ा सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, तो थोड़ा सा आपका लेंथी जाएगा, आपको अच्छे खासी वर्ड लिमिट में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो अभी हमारे आंसर चल ही रहा है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा हमारा लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और छठा है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। आगे है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य डिस्कस किए हैं। अब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताने हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 61(1) के अनुसार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में पहला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो डेफिनेटली आंसर तो लॉन्ग होगा ही जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमने जानने वाले हैं हम, तो वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हमने देख लिया है। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव हैं। मतलब 2 चीज आपको डिस्कस करनी है। पहले तो संवैधानिक प्रावधान बताने हैं और दूसरा कि उनके राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव हैं। आंसर है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें प्रमुख 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है। पहले आपको तीनों प्रकार बताने हैं आपातकाल के। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, अनुच्छेद 352। दूसरा है राज्य आपातकाल, जिसको इंग्लिश में स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है, अनुच्छेद 356। और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है, अनुच्छेद 360। अब देखिए राष्ट्रीय आपात के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है। इस अनुच्छेद के तहत ही भारत के राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में आपातकाल की घोषणा करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल 2 अवस्थाओं में घोषित किया जाता है। पहला कौन सी अवस्था है? युद्धकाल, दूसरी शांतिकाल। यानी राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो कब लगाया जा सकता है? जब युद्ध की स्थिति हो या फिर शांति की स्थिति हो। अब देखिए आगे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम कि भारत में अभी तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। कब कब? पहला तो किया गया था 1962 ईस्वी में चीन आक्रमण के दौरान, जब चीन ने आक्रमण किया था। दूसरी बार कब किया गया था? 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और तीसरा 1975 में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अब देख लेते हैं आपातकाल के क्या प्रभाव। देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, दूसरे में पूछा था आपातकाल के क्या प्रभाव हैं। तो प्रभाव हमने कुछ यहाँ पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस किए हैं कि सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। दूसरा है कि प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया जाता है। तीसरा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भी छीन ली जाती है।
चौथा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। और पांचवा है कि पुलिस एवं प्रशासन को असीमित अधिकार सौंप दिए जाते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन 2 को डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 है आपका, भारतीय संसद की संरचना तथा लोकसभा के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉरी यहाँ पर हमारा दूसरा ही क्वेश्चन आ गया। हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारतीय संसद की संरचना तथा लोकसभा के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है आपको। आंसर है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा होंगे। लोकसभा राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों से बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से 238 निर्वाचित सदस्यों तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इन 12 सदस्यों का संबंध साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, संगीत, अभिनय आदि क्षेत्रों से होगा। ठीक है, आगे है अभी और है हमारा इसका आंसर। लोकसभा के प्रमुख कार्य हमसे पूछे गए थे, तो कार्य इस तरीके से हैं। पहला है कि लोकसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। दूसरा है कि लोकसभा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाने में भी सक्षम है। तीसरा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा है कि धन विधेयक तथा देश का वार्षिक बजट केवल लोकसभा में ही प्रयुक्त किया जाता है। और पांचवा है कि अविश्वास प्रस्ताव जैसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी केवल लोकसभा के पटल पर ही रखा जा सकता है। छठा कुछ इस तरीके से है कि प्राक्कल्स समिति, इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं। और इस समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है 3rd क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं 4th क्वेश्चन को हम लोग। विधानसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसके कोई 3 कार्य बताने हैं आपको। देखिए मिला जुला आपका यह 6 सा लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। 3 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। पहले तो बैठकों की अध्यक्षता बताइए, इसका निर्वाचन किस तरीके से होता है और उसके 3 फिर कार्य भी बताने हैं। तो आंसर कुछ इस तरीके से है कि विधानसभा में बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, यह विधानसभा के सदस्यों एमएलए में से ही कोई एक होता है। विधानसभा की प्रथम बैठक में ही अन्य सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आमतौर पर सत्ता पक्ष के सदस्य को ही विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जाता है। मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष अपने पद पर रहता है। आगे है कि विधानसभा अध्यक्ष के आपको क्या करना है, कोई 3 कार्य बताने हैं। पहला तो यह है कि यह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा है कि विधानसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई विधेयक है या नहीं। जब सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों के मत बराबर होते हैं तब विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, क्या क्या कार्य थे, हम कार्य डिस्कस कर रहे थे। तो तीसरा है कि दल बदल की स्थिति में सदस्यता पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही देता है। वह विधानसभा में अनुशासन व सदन की परंपरा व मर्यादा को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है। चौथा पॉइंट है कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है और किसी सदस्य द्वारा अशोभनीय व निंदनीय व्यवहार करने पर वह दंडित भी कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन को। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या आपको करनी है। पहले गुट निरपेक्षता का मतलब बताना है और फिर इसके सिद्धांत आपको बताने हैं। तो आंसर ये है कि पृष्ठभूमि, सबसे पहले गुट निरपेक्षता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध में विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया। पहली दुनिया के पूंजीवादी राष्ट्र और दूसरी दुनिया के साम्यवादी राष्ट्र। इसके साथ ही विश्व के मानचित्र पर बहुत तेजी से बदलाव आए क्योंकि एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के गुलाम राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे। इन नव उदित राष्ट्रों के पास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूंजीवादी व साम्यवादी राष्ट्रों के रूप में 2 विकल्प उपलब्ध थे, परंतु अधिकांश नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने तीसरा मार्ग अपनाया और इसे ही गुट निरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने गुट निरपेक्षता का अर्थ समझा है। अब इसके सिद्धांत देख लेते हैं।
तो देखिए अर्थ और थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट का पक्ष ना लेना या किसी भी गुट में शामिल ना होना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता। कम शब्दों में अगर आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है तो आप इस तरीके से कर लोगे उसको, इतना आप लिख सकते हो। उसमें खोल के अगर हमें लिखना है आंसर को, अच्छा सा डिटेल में बताना है, तो ये वाली डेफिनेशन हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पृष्ठभूमि में हमने डिटेल में जानी है और गुट निरपेक्षता का अर्थ में हमने शॉर्ट में इसके मतलब को समझ लिया है। अब देखिए गुट निरपेक्षता के यहाँ पर संस्थापक कौन कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के अंदर कौन थे गुट निरपेक्षता के संस्थापक, भारत में तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्किप हो गया है ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत में थे, और युगोस्लाविया में थे जोसेफ टीटो, ठीक है, घाना में थे वामे एनक्रुमा, मिस्र में थे गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया में थे सुकर्णो। ठीक है, तो इस तरीके से ये संस्थापक थे। अब देख लेते हैं गुट निरपेक्षता के सिद्धांत। तो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत क्या क्या है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, पहला सिद्धांत। दूसरा है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। तीसरा है रंगभेद नीति का विरोध करना। चौथा है कि हथियारों की होड़ से दूरी बनाए रखना। इस तरीके से यहाँ पर ये सिद्धांत भी हमने डिस्कस कर ली है। अब देख लेते हैं हम छठा क्वेश्चन है कि सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत की सुरक्षा रणनीतियों की समीक्षा आपको करनी है। पहले सुरक्षा का अर्थ बताना है, फिर भारत की सुरक्षा जो रणनीति है उनके बारे में आपको बताना है। तो सुरक्षा का अर्थ कुछ इस तरीके से है, खतरों से आज़ादी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम सुरक्षित हैं, खतरों से आज़ाद हैं, तभी तो हम सुरक्षित हैं। तो मानव के जीवन में पग पग पर खतरे उत्पन्न होते ही रहते हैं। प्रत्येक खतरे को सुरक्षा पर खतरा नहीं माना जा सकता। केवल उन्हीं खतरों को सुरक्षा पर खतरा माना जा सकता है जो व्यापक पैमाने पर जनधन को हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे कि इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी हम इतने ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं उससे, बट सावधानी से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस तरीके से खतरों से आज़ादी अभी हमें नहीं मिली है। कोरोना वायरस अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम खतरों का वर्गीकरण, कितने तरीके के होते हैं खतरे। पहला है परंपरागत खतरे और दूसरा है अपरंपरागत खतरे। परंपरागत खतरे में कौन कौन से हैं, विदेशी आक्रमण और दूसरा प्राकृतिक आक्रमण। और अपरंपरागत खतरे कौन से हैं, निर्धनता या फिर महामारी। फिर से हम महामारी मतलब वही कोरोना चल रहा है, इस वक्त हम कनेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं खुद को इस क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ। तो आगे देख लेते हैं कि भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या हैं। भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ इस प्रकार अपनाई गई हैं ताकि भारत को सीमा के बाहर और सीमा के अंदर के खतरों से सुरक्षा मिल सके। इन रणनीतियों में कुछ प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, निम्नलिखित हैं। तो प्रमुख घटक कुछ इस तरीके से हैं। तो क्या है कि सैन्य क्षमता को मजबूत बनाना है, आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी, आर्थिक असमानता को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने में सहायता। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसको और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। देख लेते हैं हम पर्यावरण क्षरण का क्या है। इस क्षरण के प्रमुख कारणों व दूर करने के उपायों की चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण का अर्थ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे आसपास के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। पर्यावरण की गुणवत्ता तथा उसके स्तर में लगातार गिरावट आ रही है और इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण क्षरण कहते हैं। मतलब जो पर्यावरण है हमारे चारों ओर का, उसकी जो क्वालिटी है वो दिन पर दिन खराब हो रही है। हम पोल्यूशन इतना कर रहे हैं, गंदगी इतनी हम लोग फैलाते हैं कि हाँ उसकी वजह से पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण क्षरण के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। पहला तो ये है, क्या वजह है देखो पर्यावरण के प्रदूषित होने की, वनों की कटाई। पहली वजह है कि निरंतर वनों की कटाई की वजह से पर्यावरण की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। दूसरी क्या है वजह, जल प्रदूषण। नदियों के निकट अवस्थित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहाने के कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है। तीसरा है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन होने की वजह से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिस कारण पराबैंगनी किरणें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं। अब देखो ये तो हमने वजह जान ली कि किस वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं कि पर्यावरण क्षरण को दूर करने के प्रमुख उपाय क्या हैं। पहला तो वही है, जो वजह ये थी कि वनों की कटाई हो रही है, तो भाई वनों की कटाई पर रोकथाम करके वृक्षारोपण को जो प्रोत्साहन कर सकते हैं।
वन जो कट रहे हैं उन पर रोक लगा दो और नए नए पौधे जो है, नए नए वृक्षों का रोपण कर दो, नए नए पौधे लगाओ। दूसरा है कि नदियों के निकट उद्योगों की स्थापना को लेकर कड़े नियम बनाए जाएं। तीसरा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और उद्योग आदि में स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर बल। भाई जो वजह बताई गई थी, जो कारण बताए गए थे, उन्हीं कारणों को आप जो है सुधार कर लो उनमें, तो वही उपाय हो जाएंगे आपके इस तरीके से। 8वां क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को परिभाषित करते हुए समानता के अधिकार की व्याख्या करिए। पहला बताना है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, फिर उन सभी अधिकारों में से जो हमारा ये समानता का अधिकार है आपको उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त होते हैं और इन महत्वपूर्ण अधिकारों में से कुछ अधिकार इतने महत्वपूर्ण होते हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विकास कर ही नहीं सकता। महत्वपूर्ण अधिकारों को ही क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, जो हम सभी को प्राप्त होते हैं भारत का नागरिक होने के नाते। भारत भी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत के संविधान में सभी नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए, जहाँ जो भी चीज़ जिस आंसर में जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाली चीज़ होती है, वहाँ पर ये रेड कलर का हाईलाइट हमने वैसे पहले ही लगा रखा है ताकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाला क्या इसमें पॉइंट है इन आंसर्स में। तो हमसे पूछा गया था समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार आगे पूछा गया था, मौलिक अधिकार हमने जान लिए क्या होते हैं। अब उनमें से समानता का अधिकार क्या है, तो अनुच्छेद 14 से 18। पहला यह है कि अनुच्छेद 14, तो देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान हैं, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा और लिंग या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 15, भेदभाव की मनाही। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थल के उपयोग हेतु भेदभाव की मनाही की गई है। तीसरा यह है कि अनुच्छेद 16, ठीक है, तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, अवसरों की समानता, यानी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चौथा है अनुच्छेद 17, इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। जातिगत आधार पर होने वाले अछूत व्यवहार को इस अनुच्छेद द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 5वां है अनुच्छेद 18, उपाधियों की समाप्ति। इस अनुच्छेद के माध्यम से उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 विद आंसर डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। स्थानीय स्वशासन को परिभाषित करें। शहरी स्थानीय शासन के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। तो आंसर है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करने वाली स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित संस्था को भी स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर लोग विकास कार्य में भागीदार होते हैं। स्थानीय शासक को लोकतंत्र की सबसे छोटी पाठशाला कहा जाता है। अब आगे पूछा गया है कि शहरी स्थानीय शासन के प्रमुख कार्यों की विवेचना करनी है। पहले तो देखिए क्या करना है, स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन। पे देखो, शहर और गांव 2 हैं इनमें। अब ये दोनों भी किस किस चीज़ों में हमारे बटे हुए हैं। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है वो ग्राम पंचायत है, उसके अंदर 3 चीज़ आती है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत। ठीक है, ये 3 चीज़ तो हमारी ग्रामीण में हो गई। और शहरी स्थानीय प्रशासन देखा जाए तो उसमें 2 चीज़ है, नगर पालिका और नगर निगम। तो इस तरीके से यहाँ हमने स्थानीय प्रशासन को डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं शहरी स्थानीय शासन के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। पहला तो कार्य है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना। दूसरा है गलियों और नालियों की सफाई करना। तीसरा है डिस्पेंसरियों का निर्माण कराना। चौथा है पार्कों, पुस्तकालयों आदि की स्थापना करना। और 5वां है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, बट स्टूडेंट्स बिलीव मी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको बता दिए तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हुए हैं इस वीडियो में, वही डिस्कस कर रही हूँ जस्ट आपके साथ। लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आंसर इसका लॉन्ग ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्या होता है, जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो यही क्वेश्चन हमारा शॉर्ट होता तो जस्ट इतना ही पूछते कि भाई वैश्वीकरण क्या है। लेकिन क्वेश्चन अगर लॉन्ग करना है तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पूछनी पड़ेंगी, तभी तो आप जो है उसका आंसर भी डिटेल में बताओगे। तो इस तरीके से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 2-3 मिलाकर छोटे छोटे कि भाई वो चीज़ क्या है, उसके कारण बताओ, प्रभाव बताओ, इस तरीके से करके पूछ लेते हैं। तो आंसर है कि वैश्वीकरण समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके परिणाम स्वरूप पूरा विश्व आज एक गांव सा लग रहा है। दुनिया के एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से से जुड़े हुए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई क्रांति से इस जुड़ाव का प्रमुख कारण है। तो वैश्वीकरण से आशय हमें देखना है, मतलब मत अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है और इसका अर्थ है कि विश्वव्यापी स्तर पर लोगों को एक दूसरे से जुड़ाव।
वैश्वीकरण को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा देने वाले प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक क्या है भाई, वैश्वीकरण क्यों बढ़ता है, किस वजह से, कौन कौन सी वजह है वो महत्वपूर्ण है जिससे वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है? तो पहली वजह यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो वैश्वीकरण में इसका प्रमुख योगदान रहा है। 1990 के दशक में आई क्रांति ने विश्व का एक छोटा सा गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा है कि उदारीकरण की नीति। 1980 के दशक के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने विभिन्न देशों के ऊपर दबाव बनाया कि वह उदारीकरण की नीति को अपनाएं तथा अपने द्वार विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोल दें। तीसरा हमारा कुछ इस तरीके से है कि पारस्परिक निर्भरता। कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, सभी राष्ट्र किसी न किसी आधार पर एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये निर्भरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ हमने अपने 10 फाइनल क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको जो है सारे आंसर समझ में आए होंगे अगर आपने जो है सिलेबस को अच्छे से पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। एग्जाम से पहले आपने सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियोस में हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो लॉन्ग और शॉर्ट आप सभी तरीके के क्वेश्चंस प्लीज अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर अगर आप ये कुछ टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं, हम इनको एक तरीके से टॉपिक भी बोल सकते हैं, जो स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये आप तैयार कर लेते हो और शॉर्ट भी तैयार कर लेते हो तो हो सकता है जो आपने लॉन्ग में तैयार करा हो वो शॉर्ट में करके पूछ लें, या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करा हो उनको ज्वाइन करके लॉन्ग करके पूछ लें। तो इस तरीके से आप सभी तरीके के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए। इनमें से 100% आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो इस तरीके की अदर यूजफुल वीडियोस हम डेली ही डालते रहते हैं, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाती हैं। इसके अलावा हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और अच्छे से हम भी मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हाँ आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा एनएस वाले फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो अगर आपको नोट्स एंड PDF वगैरह चाहिए इस वीडियो की, या फिर अदर जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, अदर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमने इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो है अपलोड की हुई हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो हमने एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया हुआ है आप लोगों के लिए ही, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर जो भी आपके पर्सनल डाउट्स होते हैं, आपको कुछ पूछना होता है तो आप आराम से वहाँ पर पूछ सकते हो, और हम रिप्लाई भी देते हैं बाकायदा। इसके अलावा हम नोट्स और PDF वगैरह भी शेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी अदर सब्जेक्ट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच।